हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम करेंगे म्यांमार के बारे में कि म्यांमार की कंट्री के बारे में जानेंगे, इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो म्यांमार एज अ कंट्री, जो म्यांमार है वो लोकेटेड है साउथ ईस्ट एशिया में। जैसे कि आप देख सकते हो साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्मा। सो दिस कंट्री बेसिकली इज सैंडविच्ड बिटवीन, है ना, अगर आप देख पा रहे हो, दिस कंट्री टिपिकली इज बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस एंड दिस इज़ थाईलैंड। ठीक है। ये कंट्री इन सारी कंट्रीज़ के बीच में है, सैंडविच्ड है इसमें। अब यहाँ पर अभी चल रहा मिलिट्री कूप। ठीक है। 2020 के बाद से यहाँ मिलिट्री रिजीम ने ही टेक ओवर कर लिया था और मिलिट्री रिजीम ही है यहाँ पे, मिलिट्री कूप ही है यहाँ पे। ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बिन डिस्प्लेस्ड, है ना। आज थोड़ी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रही थी कि फिर से वहाँ पे अर्थक्वेक आया है। So, before getting into the details of India-Myanmar relationship, let's just know a quick backstory about it, है ना। और विस्तार से उन दोनों की देखेंगे, पर पहले थोड़ा म्यांमार के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब अगर जो आप म्यांमार की बात हम करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम मिलिट्री रिजीम था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s। टिपिकली 1960s 1962 का वो टाइम था कि जहाँ पे मिलिट्री रिजीम ही था। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 100 एथनिक ग्रुप्स। what Myanmar is basically made up of more than 100 ethnic groups, and it was heavily sanctioned and was seen isolated, है ना। it was heavily sanctioned and was seen isolated, typically called peria state. peria का मतलब होता है outcast. With time things started shifting and 2011 के अंदर the country experimented with democracy. आन सान सू की के साथ किया था, हम आगे देखेंगे कौन है ये, पता होगा वैसे आपको, एनसीईआरटी में भी था ये। फॉर नाउ नो कि 2020 के अंदर रजीम को, इसको डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो किया गया बाय फेब 2021। वहाँ पे दोबारा से मिलिट्री कूप आ गया जिसने जन्म दिया बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट को। बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट हुआ। यूएस एनवॉय ऑल्सो सेड दैट ब्लड बाथ इज इमिनेंट। Rajiv Bhatia, who is the former diplomat, also said that a decade-long experiment with hybrid democracy ended abruptly, paving the way for violence, oppression and instability. इसका मतलब हुआ कि हाइब्रिड डेमोक्रेसी से मतलब हुआ कि एक तो थी जी आपकी हाइब्रिड डेमोक्रेसी में, एक तो जी आपका है हाइब्रिड डेमोक्रेसी में, एक हो गया आपकी इलेक्टोरल गवर्नमेंट। ठीक है। विद मिलिट्री इन्फ्लुएंस एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्टेड ऐसा नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, आपको पता चलेगा। एक है म्यांमार्स मिलिट्री, जिसको तत्मादो बोलते हैं, जिसमें कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज उसको लीड करता है। मिलिट्री जुंटा रजीम की बात होगी जब, तब आपको पता चलेगा। वॉज लेड बाय कमेटी ऑफ मिलिट्री लीडर्स। ठीक है। 2020 में जनरल इलेक्शंस होते हैं एंड को पहली बार होता है फरवरी 2021 के अंदर। ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना ना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कल के लेक्चर में जब हमने बात की थी तो मैं आपको तब भी यही कह रही थी कि चाइना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर चाइना चाहे तो यहाँ की सिचुएशन सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकती है, बट चाइना बीइंग चाइना ये चाहेगा ही नहीं कि यहाँ सिचुएशन बेटर हो, बिकॉज चाइना जस्ट केटर्स टू इट्स ओन इंटरेस्ट। In amidst of all this, people of Myanmar are going through worse humanitarian and human rights crisis. There is no internet, but it's been said that people are suffering tremendously both from army and military groups. And UN is also warning famine. अब आप खुद सोच के देखो ना कि उस कंट्री की हालत क्या होगी जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मिलिट्री कूप में ही रहता है, जहाँ बहुत सारे अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स बन गए हैं, है ना। अब आपने आगे, हम वैसे इसको विस्तार से देखेंगे, बट आपको पता होगा कि एक रखाइन स्टेट है और वहाँ पे कौन होते हैं रखाइन स्टेट, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था आपका, रोहिंग्यास पाए जाते हैं। रोहिंग्यास जो माइनॉरिटी मुस्लिम ग्रुप है और उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है। लगभग 750,000 पीपल वर डिस्प्लेस्ड 2017 के अंदर, है ना। बहुत 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 ज़्यादा रोला पड़ा था इस बात का कि ऐसा हुआ है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट वॉज अ ह्यूज डील, इवन नाउ इट इज़ अ ह्यूज डील कि मतलब ये हो क्या रहा था। तो म्यांमार की सिचुएशन एवरी नाउ एंड देन काफ़ी ख़राब है। अब आप समझ रहे होंगे कि अभी तक हमने करा है नेपाल, अभी तक हमने करा है भूटान, या अभी तक हमने करा है मालदीव्स। चाइना एक तो हर जगह है, ये आपको देखने की बात है कि चाइना एक तो हर जगह है।
जहाँ भी आप देख सकते हो। दूसरा, आपको ये देखने की ज़रूरत ज़रूर है कि अभी तक कोई भी स्टेबिलिटी किसी कंट्री में हमें देखने को नहीं मिली। इंडिया के बॉर्डर्स कितनी ज़्यादा दिक्कत में है। और जब आप म्यांमार का देख रहे हो और विद टाइम आप बांग्लादेश का इशू देखोगे, ठीक है, बांग्लादेश, इधर से आप नेपाल को देख लो, उधर से चाइना देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए कितना क्रिटिकल पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट इज़ एक्चुअली वेरी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ आवर कंट्री, राइट, इट्स वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो अब हम इंडिया म्यांमार से शुरू करते हैं। इंडिया और म्यांमार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1951 के अंदर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। एक हमारी फ्रेंडशिप होती है, उनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट को, सॉवरेनिटी को, कल्चरल एथनिक रिलेशंस को और बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे। ठीक है, 1951 से लेके 1962 तक ये रिलेशनशिप काफ़ी बेसिक थे। ठीक है, एट दिस टाइम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में था, ग्रेजुअल रिलेशनशिप था, एज ट्राइब्स ऑन बोथ साइड्स हैड ईयर्स ऑफ एसोसिएशन टुगेदर। ऐसा नहीं था, एथनिक डिस्प्यूट नहीं थे। एग्जाम्पल, इंडियन एथनिक वॉज नॉट ट्रीटेड नाइसली इन म्यांमार, सो इन लेट 1950s ये प्रॉब्लम आने लग गई थी, है ना। फेज़ 2 देख लेते हैं। फेज़ 2 1962 के बाद, जिसको हम बोल देते हैं फेज़ 2। अब म्यांमार में हो गया मिलिट्री कूप। मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब हम लेक्चर शुरू कर रहे थे कि 1960s के टाइम पे, टिपिकली 1962 में मिलिट्री कूप हो गया। इंडिया चाइना का वॉर हुआ। 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ। इंडिया थोड़ी वीक हो गया। अब आप देख रहे हो कि नेपाल में भी इसका जिक्र था, म्यांमार में भी जिक्र था। अब आप ये देखो कि सारी चीज़ें कितनी इंटरकनेक्टेड है। अगर एक वॉर हुआ है तो हम सिर्फ चाइना से नहीं हारे, हम वीक हुए जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे की पूरी आपको अपने नेबरहुड में देखना पड़ेगा। सिर्फ नेबरहुड नहीं, ग्लोबली भी कितना असर पड़ा था इस बात का। और जिन जिन का बस चला, सबने फ़ायदा उठाया इस सिचुएशन का, राइट। तो म्यांमार में थी जुंटा रेजिम, म्यांमार में आ गई आपकी जुंटा रेजिम। मिलिट्री कूप जब हुआ, अब इंडिया वॉज नॉट रियलिस्टिक इनफ टू मेंटेन द फ्रेंडशिप। अब इंडिया बीइंग इंडिया, उसको लगा भाई एवरीथिंग इज सो यूटोपियन, उसने रिश्ते मेंटेन नहीं करे, है ना, क्योंकि इंडिया जो है वो तो डेमोक्रेसी में बिलीव करता था। तो फॉर अराउंड 1962 से लेके 1993 ने एक स्पेस दे दी म्यांमार को, म्यांमार में चाइना की एंट्री को। यहाँ पे घुस गया चाइना, यहाँ पे पूरा पूरा स्पेस है चाइना के पास एंटर करने का। ठीक है, जहाँ पे हमने कह दिया भाई हमारी तो है हैंड्स ऑफ अप्रोच, वी डोंट केयर, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, वी डोंट अग्री विद योर आइडियोलॉजी, सो वाई शुड वी केयर। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने जो टैरिफ कम कर दिया, और हमारा थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा यूएस की तरफ भी है, बिकॉज हमारी फॉरेन पॉलिसी बोलती है कि कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, ऑल वी हैव इज़ आर परमानेंट इंटरेस्ट, है ना, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होता। पर ऐसा इस समय में नहीं था, इतनी रियलिस्ट अप्रोच तब नहीं थी, तब काफ़ी यूटोपियन अप्रोच थी। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इंडिया ने 1993 में रिलीज़ करी एक पॉलिसी, जो आपको पता ही है, ठीक है, जहाँ हमने सोचा भाई नेबरहुड पे ध्यान देते हैं, और इंडिया ने यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी बेसिकली स्टार्ट करी। कि इंडिया कहता है यार कि चलो यार लुक ईस्ट पॉलिसी को देखते हैं हम, और अपने ईस्ट की तरफ भी अब नज़रें घुमा के देख लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इंडिया ने पॉलिसी को चेंज करना शुरू कर दिया। इंडिया कॉन्टिन्यू टू सपोर्ट डेमोक्रेसी, इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड डेमोक्रेसी, इंडिया सपोर्टेड डेमोक्रेसी एंड नेवर लेफ्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया सपोर्टेड द आइडिया ऑफ आंग सांग सूकी। India supported the idea of Aung San Suu Kyi was the leader of Myanmar. ठीक है, she and her father as well were the leader of Myanmar, and she was in house arrest for almost 30 years. मान रहे हो आप? She also received Nobel Peace Prize. India supported her party as that party was fighting for democracy. उनकी पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अब जुंटा रजीम को लगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करना, क्योंकि इंडिया तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। बट 1990s में इंडिया सपोर्टेड जुंटा रजीम। इंडिया सेड वी लव डेमोक्रेसी, बट इफ पीपल ऑफ म्यांमार आर हैप्पी इन द काइंड ऑफ द सिस्टम दैट दे आर इन, वी आर ओके विद इट। तो ये बोल के इंडिया ने डेमोक्रेसी भी सपोर्ट करी और जुंटा रजीम के साथ भी अपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश शुरू करे 1993 के बाद। ठीक है, लेकिन जब आंग सांग सू की पार्टी आई तो इंडिया गॉट इलेटेड, इंडिया वॉज वेरी हैप्पी कि अरे फाइनली आ गई हमारी डेमोक्रेसी भी आ गई, कि चिट भी अपनी पट भी अपनी,
है ना। जुंटा रेजिम का ये मतलब नहीं हुआ कि एक आदमी, ठीक है, जुंटा रेजिम का मतलब होता है मिलिट्री, मैंने आपको बताया है ये एक प्रेसिडेंट बनता है, एक काउंसिल बनती है जिसमें दे सिट टुगेदर एंड दे टेक डिसीजंस बेसिकली टुगेदर, इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑलिगार्की, बेसिकली रूल ऑफ यू। अब सर जब डेमोक्रेसी चाहिए थी लोग रोड्स पर आ गए, तो जुंटा रेजिम ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया, उन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व करी और फिर मिलिट्री सॉरी हाँ उन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व करी फॉर मिलिट्री जिन पे इलेक्शंस ही नहीं होंगे, ठीक है। ऑल्सो दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट विल नॉट हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिफेंस एंड इट विल बी विद मिलिट्री। कौन कौन से? होम अफेयर्स एंड डिफेंस। एक और प्रोविजन डाला दैट इफ आइदर ऑफ द स्पाउस और उनका अगर बच्चा होल्ड्स अ फॉरेन सिटीजनशिप दे कैन नॉट होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन। अब ये क्यों बोला? क्योंकि अब आंग सान सू की हस्बैंड जो थे उनके हस्बैंड वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन, हर चिल्ड्रन वर ब्रिटिश एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शी कुडंट बी इन टू पावर, ठीक है। सो व्हेन हर हस्बैंड डाइड शी वॉज इन हाउस अरेस्ट, वो अपने हस्बैंड से मिलने भी नहीं जा पाई। आप सोच पा रहे हो कि मतलब बेसिकली उनके लास्ट राइट्स पर भी नहीं गई, एज शी न्यू कि अगर मैं आज गई म्यांमार से वापस ये मुझे पता नहीं आने भी देंगे या नहीं। इनके सारे बच्चे भी वहाँ हैं, मतलब कहाँ, ब्रिटेन में। इनके लिए स्पेशल पोजीशन बनाई गई, डेमोक्रेसी आई, लेकिन म्यांमार में इतना ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस है कि डेमोक्रेसी आने के बाद भी हम रिलेशंस में वहाँ तक आगे बढ़ ही नहीं पाए जहाँ तक हमें उम्मीद थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब चाइना तो उस वैक्यूम को फिल कर ही चुका है जो हम फिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो चाइना के ऊपर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सॉरी चाइना के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, दूसरा डिफेंस की भी डिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है, डिफेंस की भी डिपेंडेंस है। सारे डिफेंस अग्रीमेंट्स चाइना के साथ हैं, इंडिया का क्या ही करें हम, ठीक है। जैसे सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने यहाँ बनाया सी मैक, यहाँ पे बना आपका सी मैक होता है भाई चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया को दोनों तरफ से कंटेन करने की कोशिश करी जा रही थी। फिर कोविड आया एंड 2021 में तो मिलिट्री कूप ही आ गया। अब आप कुछ सोच के देखो, कल हमने बात करी थी नेपाल वाले लेक्चर में, हमने बात करी थी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की जो हमारा म्यांमार के साथ है, कैसे पूरा कर लोगे आप, है ना। जिसमें मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, और इधर से तो आ ही नहीं सकते, म्यांमार है क्योंकि। अब बेसिकली ठीक है, अब मिलिट्री ने कहा हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोग इकोनॉमिक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड तो थे ही, तो कोविड में अभी कोविड होके ही हटा था, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो ये हार गए। डेमोक्रेसी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत गई, है ना, 2/3 मेजॉरिटी ले गई। इस पार्टी ने पहले ही कहा था अगर आप हम, है ना, 2/3 मेजॉरिटी देना एज टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स रिक्वायर्ड, और हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे कि अरे भैया अगर हमारी आ गई ये वाली मेजॉरिटी तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो लोगों ने दे भी दिया उन्हें इतनी वोट्स। अब मिलिट्री को लगा गई पावर एंड हेंस उन्होंने 2020 के अंदर कर दिया मिलिट्री कूप, लीडर्स को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, गवर्नमेंट बना दी, और अब तक वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आसियान ने पहली बार सपोर्ट किया ओपनली दैट दिस इज़ रॉन्ग। आसियान कंट्रीज ने कहा भाई ये गलत है, लेकिन डेली पीपल आर डाइंग और मिलिट्री कूप अभी भी चल रहा है। किसी को भी नहीं पता अभी तक भी कि आंग सान सू की है कहाँ, ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि आंग सान सू की जो है वहाँ की लीडर इतनी इंपॉर्टेंट, वो अभी तक गई कहाँ है। इमेजिन कर सकते हो आप किस लेवल पे चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बाय फार हमने समझ लिया कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो तो बहुत ज़्यादा ट्यूमुल्टस है। अब इंडिया के लिए इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहली बात तो सर जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी, काफ़ी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। हम इससे म्यांमार से 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट से शेयर करता है, जिसमें आपका आ गया मिज़ोरम। ये आप अब हाँ, ये अब आप मुझे बताओगे किन किन स्टेट से म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है इंडिया की, ये अब आप मुझे बताओगे, ठीक है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बताया था सैंडविच है हमारा म्यांमार, ठीक है। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के बीच में लैंड ब्रिज का काम करता है, ठीक है।
इट इज़ ऑल्सो द की टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो आपको पता ही होगी, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट बन गई थी लुक, ठीक है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में पहला सगा पड़ोसी में तो है ही है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने कनेक्टिविटी देखनी है, आईएमटी कॉरिडोर बनाया था, ठीक है। ये भी आप बताओगे क्या है ये, आईएमटी कॉरिडोर बनाया था जिसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इंडिया पल्सेस लेता है म्यांमार से, ये दूसरा अनदर पॉइंट है। एनर्जी डिप्लोमेसी में इट इज़ वेरी रिच इन ऑयल गैस मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट हमने करी थी, ऑपरेशन सनराइज किया था, ये सब आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगा, नॉट एन इशू, ठीक है। तो कल्चरल कनेक्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी आपको पता ही है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब बहुत की इश्यूज़ क्या हैं, ये तो आपने देख लिया, हमारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो गया। अब एरियाज ऑफ कंसर्न भी देख लेते हैं। एरियाज ऑफ कंसर्न में आ गया आपका टेररिज्म, जब इतने ज़्यादा आर्म ग्रुप हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है जो आपको समझनी है, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो तो मज़े मज़े ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दैट पीपल आर देयर वेरी हैप्पी एंड दे आर हैविंग फन देयर। नाउ द पॉइंट इज़, द प्रॉब्लम इज़, वहाँ पे ये पूरा आपका म्यांमार है, ठीक है। अब म्यांमार में ना ये सारा कंट्रोल कर लिया था किसने, मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया था, लोगों ने ना लड़ झगड़ के इसको अभी 21% कर दिया है, ठीक है। तो जो नॉर्मल आदमी है वो उसकी ऐसी तैसी जो है वो आर्म्ड ग्रुप्स भी करते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो एक्चुअली बेसिकली अब्यूज्ड बाय द मिलिट्री कूप भी करते हैं। इधर से मिलिट्री कूप ऐसी तैसी कर देते हैं उनकी, और इधर से आर्म ग्रुप्स कर देते हैं। कोई राइट्स ही नहीं है भाई लोगों के वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए कंसर्न क्या है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में होगा, अब रखाइन स्टेट से अगर आप रोहिंग्यास को निकाल दोगे, ठीक है, लोगों के अंदर क्या बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ेगा, लोगों को गुस्सा आएगा, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। बाहर की कंट्रीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी, जो कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी बदतमीज़, वो फ़ायदा उठाएंगी, वो कंट्रीज़ रेडिकलाइजेशन बढ़ाएगी, टेररिज्म होगा, ठीक है। इसका सारे का स्पिल ओवर इफेक्ट कहाँ आएगा, हम पर ही आएगा, क्योंकि जब भी बॉर्डर पे कुछ होता है तो हमारे बॉर्डर एरिया तो अफेक्ट होते ही हैं, ठीक है। इधर से जब हम बांग्लादेश देखेंगे तो उसके साथ प्रॉब्लम, इधर से आप देख ही सकते हो कि म्यांमार के साथ प्रॉब्लम, चाइना तो ऊपर बैठा ही है हमारे। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोबारा कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव है ये चीज़, ठीक है। तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो हमारा इंटरनल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इनके साथ ना हमारा ना कुछ 16 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है, फ्री मूवमेंट रिजीम रही है, कि क्योंकि वहाँ ना जोट ट्राइब रहती है, वो अपना मस्त आते जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत सालों से हैं, वो ट्राइब ही एक है। तो हमें ना ये भी बंद करना पड़ा, जब से इनके यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम बढ़ी है तो हमने ना सब कुछ बंद कर दिया है वहाँ पे। फिर आप आगे देखोगे खुद की नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं अपने, पता ही आपको, ड्रग्स, आर्म्स, ह्यूमन, फिर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, काफ़ी बड़ा इशू है। प्रोजेक्ट का डिले हो रहा है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। चाइना की इन्वॉल्वमेंट तो है ही, कहते हैं कि शांत स्टेट है एक, शांत स्टेट रिसीव्स रेबल फंडिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स तो हमें पता ही है, इंडिया ने भी कुछ 77 के आसपास लोग वापस भेज दिए थे, कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम कितना करें, और वापस भेजना पड़ा था। और जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि जो आपका ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने कहा था कि भाई ऐसे अगर तुम लोगों को डिपोर्ट कर रहे हो तो यू आर बेसिकली वायलेटिंग नॉन रिफॉयलमेंट, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू रेफ्यूज कन्वेंशन बट इज़ पार्टली टू UNCAT। अब ये भी आप बताओगे UNCAT क्या है, ठीक है। तो इंडिया डिफेंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ग्राउंड्स, ये भी आप मतलब विद टाइम आप अपने नोट्स में सब पढ़ लोगे, नॉट एन इशू एज सच। इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो रहा है फॉर द रेफ्यूजी क्राइसिस। फिर म्यांमार एक काफ़ी बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और टाइगर रेंज कंट्री है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये आप अपने नोट्स में देख ही लोगे, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ इज़ दिस कंट्री
प्रोग्रेसिंग और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या चला है। इन लेक्चर्स का एक पर्पज़ है, जो आपके नोट्स हैं उसमें 1 पेजर में आपको हर चीज़ बताई हुई है, लेकिन जो आपके लेक्चर्स हैं इसका ये पर्पज़ है कि आपका जो दिमाग का सोचने का एक एक दायरा है उसको बढ़ाया जाए, आपको आसपास की चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगे। ठीक है, मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलती थी और मैं यहाँ से भी बोलूँगी कि एज अ टीचर मेरा काम है कि आप सोचो, आप जब इसको बंद करो तो आप अपना दिमाग लगाओ कि अरे भाई हाँ, मतलब ऐसे हैं चीज़ें, आपका खुद पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि अपने ब्रेन को खोल के बैठना है, दिमाग को बिल्कुल खोल के बैठना है। ठीक है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा जज ही नहीं हो रहा और चीज़ें समझनी है, और फिर जब एक्यूरेट टाइम की हमारे पास नॉलेज होगी तब हम देख लेंगे कि क्या सोचना है क्या नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड कमेंट्स में प्लीज़ बताना ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सही जा रहा है या नहीं, या जो भी है ना, कि कैसे भी कन्वे कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी, आई मीन, all the best, and I'm sure you people will do great with yourselves. Thank you so much.